वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिविशा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स को देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व के साथ। मैं डिविशा सर। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व के साथ। इससे पहले आप लोग धारा विद्युत पढ़े थे। ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें आवेश के साथ साथ आप चुंबकत्व को भी पढ़ोगे। चुंबकत्व किस तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है, किस तरीके से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचते हुए चली आती है। जिस तरीके से, ठीक है, आप किसी के ऊपर खींचते हुए चले जाते हैं, खींचते हुए आ जाते हैं। तो उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आवेश रहेगा वो गतिशील अवस्था में रहेगा। ये जो गतिमान है, यहाँ पर जो आवेश है वो आपका गतिशील अवस्था में रहेगा। और इसके साथ साथ हम लोग चुंबकत्व का गुण भी देखेंगे, जिसमें चुंबकत्व की प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके नियम क्या हैं, इसके गुण, इसका प्रभाव। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग आवेश किस प्रकार गतिशील रहेगा, आवेश किस प्रकार गतिशील रहेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। इससे पहले आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जो विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, ठीक है, और दूसरा में विभव पढ़े थे, तीसरा में धारा विद्युत पढ़े थे। तो तीनों चैप्टर में आप लोग जो पहला और दूसरा चैप्टर, जिसके अंतर्गत आप लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन किया था, जिसमें आपका आवेश स्थिर रहता था, एक ही जगह पर रुका हुआ रहता था, एक ही जगह पर आपका टिका हुआ रहता था। लेकिन उसके बाद जब थर्ड चैप्टर हम लोग आए हैं तो थर्ड चैप्टर में आपका जो धारा है, धारा, ठीक है, विद्युत धारा, उसमें आपका जो आवेश है वो चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब गति करना स्टार्ट कर देता है। पहला और दूसरा चैप्टर में एक ही जगह पर रुका रहता है, लेकिन थर्ड चैप्टर से वह चलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो इसी बीच में उसमें हम लोग धारा के जो आवेशों का ही देखते थे, लेकिन इसमें हम लोग चुंबकत्व का व्यवहार कैसा रहेगा आवेश के साथ, वह आवेश से किस प्रकार भिन्न है, इस तरीके से हम लोग इसको आवेश और चुंबकत्व दोनों को लेकर के चलेंगे। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए बना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो आवेश है, जो आवेश का व्यवहार है आपका, जो आवेश का व्यवहार है किस प्रकार रहेगा, ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे जो नियम हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे चुंबकीय आघूर्ण आएंगे, चुंबकीय आघूर्ण आएंगे, इसके कितने सारे नियम होते हैं, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इस चीज़ को हम लोग गतिमान आवेश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो गतिमान आवेश रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, दो ही चीज़ों से तो मिलकर बनता है। या तो धनात्मक रहेगा या फिर आपका ऋणात्मक रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो चलिए इसी का हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका थोड़ा परिचय, थोड़ा हिस्ट्री के तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए तो इसी का शुभारंभ करते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। तो सर्वप्रथम हम लोग गतिमान आवेश के बारे में तो पूरा संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा के बारे में जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य। देखिए यहाँ पर है विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आया है आपका, पहला आया है विद्युत और दूसरा आया है आपका चुंबकत्व के मध्य। संबंध को ना, इनके मध्य के जो संबंध है, इस संबंध को सर्वप्रथम मतलब पहली बार सन 1820 में, मतलब सन 1820 में, किसमें, सन 1820 में डच भौतिकी शास्त्री, डच के जो हमारे भौतिकी शास्त्री हैं, कौन है, हैंस। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट, जिनका पूरा नाम क्या है,
हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए देखा कि एक सरल रेखीय तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? उस पर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चलिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या आ गया, इस चीज़ को आप लोग देखते जाइए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डच ने। ठीक है, किसके और किसके मध्य में? तो विद्युत और चुंबकत्व के मध्य संबंध को सर्वप्रथम सन 1820 में डच भौतिकी शास्त्री, कौन भौतिकी शास्त्री? डच भौतिकी शास्त्री हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित करते देखा कि एक सरल रेखीय तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। उसमें एक विक्षेप उत्पन्न होता है। तो भौतिक शास्त्र की वह शाखा, ठीक है, यहाँ से एक डेफिनेशन बनता है, भौतिकी शास्त्र की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने से संबद्ध है। इसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए विद्युत चुंबकत्व है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र को भी जानना हमको अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर बोल रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का, देखो यहाँ पर बोल रहा है कोई भी चुंबक है आपका, इस तरीके से ये एन है, आपका एस है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जितने ज़्यादा नोट डाउन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहला बोल रहा है कि विद्युत और चुंबकत्व के मध्य, ठीक है, तो पहला जो आपका कंटेंट है वो पहला क्या है? विद्युत और चुंबकत्व। विद्युत और चुंबकत्व, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया। संबंध कितने में? सन 1820 में। कौन? डच भौतिकी शास्त्री, डच भौतिकी शास्त्री, ठीक है, हैंस, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड। ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए देखा कि सरल रेखीय तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके किसके मध्य को लेकर के बनाया जाता है, तो विद्युत और चुंबकत्व को लेकर के ना, विद्युत और चुंबकत्व के मध्य संबंध को सर्वप्रथम किसने किया था, तो डच ने किया था। कौन से साल में किया था, तो 1820 में किया था। वहाँ के डच के भौतिकी शास्त्री कौन थी, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने प्रयोग के भाषण कहाँ पर बोला था, तो एक भाषण के दौरान पर बोला था। किसको देखते हुए बोला था, एक सरल रेखीय तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जहाँ पर उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप उत्पन्न हो गया। इस कारण हम लोग ये बोल सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने से संबंध है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। अब किसी चुंबक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहलाता था, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि गतिमान आवेश और चुंबकत्व पड़े इसलिए आपका चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा। जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चलिए, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा हो गया कि कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इस तरीके से ही आपका चुंबकीय क्षेत्र के बीच की अवधारणा है। तो इस अवधारणा को किसने दिया था बोलने से, डच ने दिया था। क्लियर, किस बेस पे दिया था ये आपको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद कुछ दिनों के बाद, इसके बाद ना 1820 के बाद, देखो 1820 के बाद ना अब 1820 के बाद 1864 में आ जाओ, मतलब 20 से आपका 40, ठीक है, 20 से कितना हो गया 44 साल बाद, ठीक 44 साल बाद सन 1864 में जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को संयोजित करके नए नियम बनाए तथा प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग बताया, तरंग बताया। ठीक है, तो 1820 के बाद लगभग 44 साल बाद बोलने से सन 1864 में किसने, जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को संयोजित करके एक नया नियम प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग बताया। जिन्होंने एक प्रकाश को क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग बताया। उसके बाद हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। उसके बाद हर्ट्ज ने किसकी खोज की, रेडियो तरंगों की खोज की तथा 19वीं शताब्दी के अंत में सर जेसी बोस ने तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न किया। इन तरंगों को क्या किया, इन्होंने उत्पन्न किया। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का जो प्रावधान प्लस संप्रेषण एवं संसूचन के कारण विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। आश्चर्यजनक क्या हो गई, प्रगति हो गई। तो किस बेस पे हुई इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो स्टार्टिंग से पॉइंट आउट करते चलते हैं हम लोग। पहला 1864 लगभग 44 साल बाद जेम्स मैक्सवेल ने ना, इसने जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के विद्युत एवं चुंबकत्व के
साथ एक नया नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया। तथा बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, कई चीज़ें होती है जिसको पॉइंट आउट करके लिखोगे तो आपके माइंड में जल्दी से ज़्यादा सेटअप होता है। ठीक है, तो 1820 के बाद लगभग 44 साल बाद 1864 में जब मैं जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के साथ एक नियम का प्रतिपादन किया तथा बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके तो कुछ समय पश्चात हर्ट्ज ने, ये तीसरा पॉइंट आउट है, हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। रेडियो तरंगों की खोज की। इसके बाद चौथा पॉइंट में लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे.सी. बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, सर जे.सी. बोस तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न किया। जे.सी. बोस तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न किया। इन तरंगों को उत्पन्न किया। ठीक है, उत्पन्न करने के पश्चात आप लोग हमारे जो साइंस जगत है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति। इसके बाद हमारे कुछ समय पश्चात विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति हो गई ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का प्रावधान संप्रेषण एवं संसूचन एवं संसूचन के कारण विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 1820 वाला सेक्शन देखे थे। हम लोग किस वाला देखे थे? 1820 वाला देखे थे, जिसके अंतर्गत लगभग 44 साल बाद 1864 में हमारे जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व के साथ साथ एक नियम का प्रतिपादन किया तथा बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके बाद हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। उसके पश्चात लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे.सी. बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को उत्पन्न कर लिया। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का प्रावधान संप्रेषण एवं संसूचन के कारण विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। तो ये था आप लोगों का जो साइंस जगत से जुड़े हुए जो भी अवधारणाएँ हैं, आपको इसको लेकर के क्या समझते हैं, आप आगे चलकर आपका किस तरीके से ये डेफिनेशन बनता है, किस तरीके से ये चलता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक सीधे लंबे धारावाही, ठीक है, एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सीधे लंबे धारावाही तार, क्या है आपका, धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न आपका चुंबकीय क्षेत्र तार कागज के तल पर, तार और कागज के तल पर, ठीक है। तो पहला क्या है, तार है, दूसरा है कागज, ठीक है। तो कागज के तल पर अभिलंबवत है, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री बनेगा आपका, अभिलंबवत रहेगा तो क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है, देखिए एक सीधे लंबे तार है, सीधे लंबी तार। दूसरा बोल रही है चुंबकीय क्षेत्र की तार, चुंबकीय क्षेत्र तार, चुंबकीय क्षेत्र तार। तीसरी चीज़ है आपका, तीसरी चीज़ वो है कागज के तल के अभिलंबवत, कागज के तल के अभिलंबवत, कागज के तल के अभिलंबवत। अभिलंबवत। अगला है तार के चारों ओर चुंबकीय सुइयों की, तार के चारों ओर, तार के चारों ओर चुंबकीय सुइयों की, चुंबकीय सुइयों की एक मुद्रिका बनाई गई, चुंबकीय सुइयों की एक मुद्रिका बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे चुंबकीय सुई का मुद्रिका बनाई गई, मुद्रिका बनाई गई है, मुद्रिका बनाई गई है, ठीक है, मुद्रिका बनाई गई है। चुंबकीय सुइयों का अभिविन्यास, ठीक है, जो आपका चुंबकीय सुई है भाई, ठीक है, उसका जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास है पहला, जब धारा कागज तल की बाहर की ओर हो, जब धारा कागज के तल के बाहर की ओर प्रवाहित होती रहे, बाहर की ओर, बाहर की ओर प्रवाहित होती है। और जब दूसरा चीज, जब धारा कागज के तल से, जब धारा कागज के तल से अंदर की, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, जब धारा कागज के तल के बाहर की ओर प्रवाहित होती है, और जब धारा कागज के, ठीक है, कागज के तल, ठीक है, जब धारा कागज के तल से अंदर की ओर प्रवाहित होती है, अंदर की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तब इस स्थिति में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पर तार और उसके कागज के तल के लंबवत, उसके अभिलंबवत क्षेत्र के लिए हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को देखे हैं। तो चुंबकीय सुई का विन्यास दो तरीके से आपके, जब धारा कागज के तल से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, और दूसरा जब धारा कागज के तल से अंदर की ओर प्रवाहित होती है। ये आपका दो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं ओस्टेट का प्रयोग, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेट इनका नेम है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेट। चलिए
इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो क्या है, जब किसी चालक तार में क्लियर, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो पहला क्या है, जब चालक तार में दूसरा क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्लियर। तो जब किसी चालक तार में हम लोग, ओस्टेड ने ये बताया, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने, जो कि सन 1820 में डच के प्रथम भौतिकी शास्त्री थे, जिन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओस्टेड के प्रयोग के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं ना। तो पहला क्या होता है, जब तार को हम चुंबकीय सुई से क्लियर, जब तार को हम चुंबकीय सुई के ऊपर रखते हैं एवं विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की तरफ दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तब चुंबकीय सुई का उत्तरीय ध्रुव, तब आपका चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव रहता है भाई, जो चुंबकीय सुई के क्या रहता है, उत्तरी ध्रुव रहता है, पश्चिम दिशा में विशेषित हो जाता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में क्या हो जाता है, विशेषित हो जाता है। चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव इस तरीके से NS है, ये आपका पश्चिमी की तरफ आपका क्या हो जाता है, विश्लेषित हो जाता है, विशेषित हो जाता है बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला है। जब हम तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखते हैं एवं विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की दिशा में, ठीक है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की दिशा में क्या हो जाता है, आपका विशेषित हो जाता है। क्लियर। चलिए सेकेंड चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट तो देख लिए, अब सेकेंड चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेकेंड चीज़ आपकी क्या होती है। तो यदि धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए, यदि धारा की दिशा को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात जब धारा उत्तर से, अर्थात जब धारा को कहाँ से, उत्तर से, जब धारा को उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, अब वो रह के नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ दक्षिण की दिशा में तार से होकर प्रवाहित की जाती है, तार से होकर प्रवाहित की जाती है। मतलब एन से अब आपका एस हो गया ना, पहले एस से एन था, अब एन से एस हो गया। जब धारा उत्तर से दक्षिण की दिशा में तार से होकर प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विशेषित हो जाता है। अब यहाँ पर किस पर विशेषित हो जाएगा, पहला पश्चिमी की तरफ हो रहा था, तो अब किसके तरफ हो जाएगा, ये पूर्व की तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ आपका विशेषित हो जाएगा। किसके तरफ हो जाएगा, ये आपका पूर्व की तरफ विशेषित हो जाएगा। क्लियर।
तो पहला कंडीशन में क्या है, जब तार को हम लोग चुंबकीय सुई के ना, जब तार को हम लोग चुंबकीय सुई के ऊपर रखते हैं एवं विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की दिशा में विशेषित हो जाता है। ठीक है, कब की स्थिति में, जब हम लोग तार को चुंबकीय सुई के ऊपर में रखते हैं तब की स्थिति में। नाउ सेकेंड क्या है, यदि धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए, यदि हम लोग अगर धारा की दिशा को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, यदि धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात जब धारा उत्तर से दक्षिण की दिशा में तार से होकर प्रवाहित किया जाए, दक्षिण की दिशा में किससे प्रवाहित किया जाए, तार से होकर प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विशेषित हो जाता है। किसकी तरफ विशेषित हो जाता है, बोलने से पूर्व की तरफ आपका विशेषित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा थर्ड नंबर है, यदि धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखें, यदि जो धारावाही तार है आपका भाई इस तरीके से, ये आपका धारावाही तार है, इस धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखें, चुंबकीय सुई के नीचे रखें, तब धारा की जो दिशा होती है, जब जो धारा की दिशा होती है वह पुनः परिवर्तित हो जाती है। जी बिल्कुल परिवर्तित होगा, क्यों परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि जब हम धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखेंगे, ऊपर में रख रहे हैं तो अलग हो रहा है, नीचे में रखेंगे तो फिर भी तो अलग परिवर्तित होगा ही ना। तो जब हम लोग धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखें तथा तब धारा की दिशा में पुनः क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यदि धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दी जाती है, क्लियर, अगर यदि धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि सपोज आपके पास इस तरीके से कोई धारावाही तार है, इस तरीके से, जैसे कि मैं लाइनअप करके इसको मैं शो अप करके बता रहा हूँ। मान लेते हैं भाई यहाँ पर आपका N है और ये आपका S है, एक और यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड पोजिशन में अगर मैं इस चीज़ को ले लूँगा तो यहाँ पर भी एक धारावाही तार के समान है, लेकिन इसका जो दिशा है भाई इस चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, ये NS है तो इसको मैं कर देता हूँ SN। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को बता रहा है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या चीज़ को बोल रहा है, यदि धारावाही तार को ना, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए क्योंकि ये फंडामेंटल है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट को, अगर थ्योरी की जो आपका डेरिवेशन के रूल्स और रेगुलेशन को ये जो बता रहे हैं भाई ओस्टेड भाई हमारे जो बता रहे हैं, जो कि डच के भौतिकी शास्त्र है, ओस्टेड भाई ये बता रहे हैं कि यदि धारावाही तार को हम लोग चुंबकीय सुई के ना, धारावाही तार को अगर हम लोग चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई होता है भाई वो आपका दो ध्रुव से बनना होता है, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग N से स्वैप करते हैं, नॉर्थ जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रख देते हैं, ठीक है, जब ऊपर है भाई इस तरीके से, जब ये चुंबकीय सुई है ऊपर मैं ऐसा रखा हूँ, देखो ना मेरे हाथ की उंगली को ऊपर में इस तरीके से रखा हूँ, तब इसकी दिशा कुछ अलग रहेगी। और जब मैं नीचे रख दिया भाई इस तरीके से, देखो नीचे, तो इसका दिशा तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना। ठीक है, इसी चीज़ को ओस्टेड भाई ये बता रहे हैं कि यदि धारावाही तार को चुंबकीय सुई के नीचे रख देते हैं भाई, कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, तब धारा की दिशा पुनः परिवर्तित हो जाती है। धारा की दिशा बिल्कुल पुनः परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप छत के ऊपर पे हैं तो आपका हेड कहाँ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। अगर आप नीचे की तरफ रहोगे तो फिर ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन आपकी जो दिशा है वो आपका पहले अप की दिशा में आकाश की तरफ है, अब बिल्डिंग की छत की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को उन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है कि यदि जो धारावाही तार है भाई इस चुंबकीय सुई के नीचे में हम इसको रखते हैं, तब धारा की दिशा में जो पुनः परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह धारा का दिशा आपका पुनः परिवर्तित हो गया। अब चौथा में ये बोल रहा है भाई कि यदि धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दी जाती है, चौथा, यदि धारावाही तार में हम लोग विद्युत धारा, ठीक है, जिसको विद्युत आवेश भी बोला जाता है, विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दी जाती है, तब के कंडीशन में ये आपका होता है। तो अवलोकन के बेस में, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये चीज़ को बताया। जब कंडीशन अप्लाई कर रहा था वह जो भी डच के हमारे भौतिकी शास्त्री हैं, तब ये अवलोकन के रूप में उसके पास ये 3 लेकर के आए थे, जो कि चौथा चरण में आकर के ये फिनिश हुआ है। ठीक है, तो आगे इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ओस्टेड का जो प्रयोग है भाई, सब आजकल नकल ही तो करते हैं एक दूसरे का, क्लियर। तो ओस्टेड का जो प्रयोग था भाई, उसको देखते हुए हमारे जो एम्पियर भाई साहब है, एक और एम्पियर है ना,
देखिए ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक है, इस कारण से इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है उसी के नाम पे, इसलिए कुछ अक्षरों को हम लोग कैपिटल यूज करते हैं। अगर वैज्ञानिक का नाम है तो उसको कैपिटल, अगर वैज्ञानिक ने उनका खोज नहीं किया है तब हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर का जो नियम है भाई, एम्पियर भाई साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, हमें भी तो सुन लीजिए बोल रहा है भाई, तो एम्पियर का भी कार्यक्रम को हम लोग भी सुन लेते हैं कि एम्पियर क्या बोल रहा है। तो एम्पियर भाई ये बोल रहा है कि ओस्टेट के प्रयोग में विद्युत धारा, ओस्टेट के प्रयोग में विद्युत धारा, देखिए कंटेंट को अच्छे से समझिए क्योंकि अभी हम लोग थ्योरिकल चीज को देख रहे हैं, क्योंकि थ्योरिकल चीज को आप लोग अगर समझते जाओगे, थ्योरी अगर समझ में नहीं आएगा तो बाद में मैं जब डेरिवेशन आप लोगों को बताऊंगा तो डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1 बाय 1 करके जो मैं थ्योरिकल चीज को एक एक वर्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ, एक एक वर्ड को मैं आप लोगों को उच्चारण करके बता रहा हूँ, तो एक एक वर्ड में यहाँ पर एक एक चीज छुपा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में एक एक वर्ड में एक एक डेरिवेशन छुपा रहता है, इसलिए यहाँ पर थ्योरिकल चीज को अच्छे से देखते जाइए। तो ओस्टेट के प्रयोग करें, अब ओस्टेट का तो प्रयोग समाप्त हो गया था। पहला हम लोग चले थे भाई 1820 के पास चले थे, 1820 से लगभग 44 साल बाद, लगभग 44 साल बाद 1864 में आए थे। उसके बाद लगभग फिर 36 साल जोड़ दो भाई, उसके बाद हम लोग 19वीं जब शताब्दी में आ गए, देखिए इतना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। पहले 1820 में जग गए थे, फिर 1864, फिर 19वीं शताब्दी के बाद, अब यहाँ पर ओस्टेट के प्रयोग के बाद लगभग 19वीं शताब्दी के बाद, साल को आप लोग ऐसे याद कीजिए 1820 से 44 साल बाद, 1864 से 36 साल बाद है, यहाँ पर देखिए 70 है, मतलब 36 साल बाद 19वीं शताब्दी में, क्लियर। तो यहाँ पर 44 है, 44 बाय 36 है, मतलब ठीक है 44 बाय 36 है। तो 1820 से हम लोग 44 गुजर गए, ठीक है। 44 से गुजरने के पश्चात हम लोग 1864 में पहुंच गए, 1864 में पहुंच गए। उसके बाद 36 के आंकड़ा के बाद हम लोग 19वीं शताब्दी में पहुंचे। तब ओस्टेट के प्रयोग में हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज को यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ओस्टेट के प्रयोग के बाद था, तो इसमें 2 चीज आया था भाई। पहला जो चीज आया था वो आपका विद्युत धारा था, पहला जो चीज आया था विद्युत धारा था, तो नोट डाउन करते जाएंगे। पहला जो कंटेंट आपका आया था वो था आपका विद्युत धारा, ठीक है। ये विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका विद्युत धारा आ गया और ऊर्जा आ गया, मतलब ये दोनों एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जहां पर धारा दिख गया और ऊर्जा दिख गया, मतलब मानो कि वहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, इतना फिक्स है, क्लियर। ये आपको जो फिजिक्स बना है भौतिक गुणों पर ही आधारित पर बना है, और जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सब विद्युत धारा से ही बनते हैं और आपके ऊर्जा से ही बनते हैं। ऊर्जा ना तो खत्म होगा, न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ट्रांसफर किया जाता है। इस कारण से जो भी क्वेश्चन आता है आपका ऊर्जा और धारा दोनों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक एक कंटेंट में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि और सुई के विक्षेप की दिशा में, देखिए अब यहाँ पर विक्षेप तो जरूर होगा भाई। जब मैं ऊपर इस तरीके से, देखिए मैं उंगली को ऊपर इस तरीके से मैं किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा दिशा अलग हो गया है, देखिए यहाँ पर इसकी नोक नीचे की तरफ है, अब यहाँ पर इसकी नोक भी नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर मेरा हाथ ऊपर हो गया, ठीक है, हाथ की जो उंगली है वो ऊपर हो गया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सुई के विक्षेप की दिशा में, अब विक्षेप तो होगा भाई, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिया हूँ, यहाँ पर एक और बी कंटेंट लिया हूँ। अब माना कि बहुत सारे प्रकाश वेग चलते हैं, बहुत सारे विद्युत धारा चलते हैं, बहुत सारे चालक इस तरीके से हैं कि एक दूसरे को प्रतिकर्ष, कोई भी एक दूसरे को प्रभाव तो करेगा ही, इफेक्ट ही तो डालेगा ही। तो कुछ हवा के झोंके के साथ या प्रकाश के किरणों के साथ, विकिरण कणों के साथ, नाभिकीय कणों के साथ, परमाणु के साथ, अणु के साथ, विभिन्न नाभिकीय विखंडनों के साथ, नाभिकीय संलयन के साथ, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आपके साथ यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो मूल अवस्था है भाई, एक जो मूल अवस्था है वो मूल अवस्था से तो अपने कहीं ना कहीं थोड़ा तो चेंजेस होगा भाई, ये खिसक करके थोड़ा सी इस तरीके से आएगा। मान लेते हैं, मानने का ही काम कर रहे हैं, तो बी के पास ये आ जाता है, विक्षेप हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसका विक्षेप हो गया, देखिए चलिए। तो यहाँ पर इसका विक्षेप हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस चीज में देखिए, मैं अभी एक लाइन को कंप्लीट नहीं किया हूँ, देखिए एक लाइन को कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड में बहुत सारी चीज छिपी हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। मैं संबंध बताने के लिए, ठीक है, जब भी हमको संबंध बताना रहेगा तो यहाँ पर जो ओस्टेट के प्रयोग के पास विद्युत धारा और सुई के विक्षेप के बीच में जो संबंध है, इसको बताने के लिए अब देखिए जो डच का वैज्ञानिक था हमारा, डच का वैज्ञानिक कौन था, हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट, नाम को अच्छे से याद रखिएगा, हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट, जो कहाँ के थे, डच के थे। कहाँ के थे, डच के थे। डच के भौतिक शास्त्री कौन थे बोलने से, हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट। कौन थे, हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट। अब इसके बाद देखिए डच के बाद पेरिस, इस याद रखिए, पेरिस याद रखिए। तो यहाँ पर आ गया आपका एक वर्ड आ गया पेरिस। चलिए पेरिस चले जाते हैं आप सैर करने के लिए। चलिए अब पेरिस के वैज्ञानिक, ठीक है, डच के वैज्ञानिक ओस्ट्रेट को भूल जाइए, हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट को भूल जाइए। अब चले जाइए पेरिस के वैज्ञानिक ए एस एम्पियर के पास। चलिए
क्योंकि एम्पियर का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका तो नाम आना जरूरी है, जिसका नाम भाई उसका नियम, ये तो फिक्स है। क्लियर? तो ए एस एम्पियर, तो यहाँ पर नेम को मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ए एस एम्पियर, इस भाई साहब का नाम है ए एस एम्पियर। इस भाई साहब का नाम क्या है भाई? ए एस एम्पियर। चलिए इसका नाम को मैं डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब बोल रहा है कि एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया, उन्होंने भी अपना नियम दिया। जैसे ओस्टेड भाई साहब ने चालक को लेकर के विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्होंने अपना प्रयोग किया, अवलोकन सारणी तैयार किया, अवलोकन सारणी में एक के बाद एक प्रयोग के आधार पर प्रयोग के ऊपर प्रयोग करते गया। इसी को लेकर के आप भाई एम्पियर बोल रहा है कि जब ओस्टेड भाई कर सकता है भाई ये सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसलिए ये भी इसको बोलता है। चलो जब डच के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम पेरिस वाले भी कम नहीं है बोल रहा है। पेरिस के वैज्ञानिक ए एस एम्पियर भी आगे आए और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, और उन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन किया और वह अब खुद अपना ही नियम दे रहे हैं। तो कोई भी तो चाहेगा भाई कि अपना ही नेम रखे हेडिंग बोर्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग आजकल किसके नाम से जानते हैं? एम्पियर का नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चूंकि इन्होंने जो धारा है उसको परिपथ के रूप में बहाने का कोशिश किया, धारा को परिपथ में प्रवाहित किया, इस कारण से इसके नियम को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एक एक वर्ड समझिए। एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर किसके लिए? ओस्टेड के प्रयोग से विद्युत धारा सुई के विक्षेप के बीच में एक संबंध स्थापित किया, क्योंकि जो हमारे पेरिस के वैज्ञानिक एस एम्पियर है उन्हीं के नाम पर एम्पियर का नियम कहे, लेकिन इसको एम्पियर का नियम अब ना कह करके इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। मतलब जो आपका धारा है उसको धारा के परिपथ में उसको प्रवाहित किया, तो जब धारा परिपथ में प्रवाहित हुआ तो वो परिपथ ना रह करके परिपथीय हो गया। मतलब पथ प्रदर्शक, मतलब पथ मीन्स रास्ता, धारा को रास्ता देने वाला परिपथीय, इस कारण से उसका नाम हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। क्लियर? तो यहाँ पर पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए इस नियमानुसार अब बोल रहा है भाई उस नियम के अनुसार, सबका तो नियम रहेगा कि भाई मैं ये नियम बनाया हूँ, मतलब ये नियम है, इसको नोट डाउन करो। तो अब बोल रहा है एम्पियर मेरा नियम है भाई, मेरा नियम को नोट डाउन करो। अगर मेरा नियम को फॉलो करना है, अगर विद्युत धारा के अनुरूप मेरा नियम को पालन करना है, अगर मेरा नियम से आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसका नियम ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। तो वो बोल रहा है कि कल्पना करो कि कोई व्यक्ति, कल्पना करो, ठीक है, मान लो, कल्पना करो, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके, ठीक है, कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की तरफ, जैसे कि यहाँ पर मैं माउथ बना दिया हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका एन है, यहाँ पर आपका एस है, इसकी तरफ मुंह करके है, ठीक है। तो कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके, जैसे कि मैं यहाँ पर किया हूँ ना, मान लेता है ये चुंबकीय सुई है, ये यहाँ पर मैं पेंसिल पकड़ा हूँ, ये देखिए मेरा मुंह देखिए इसी के तरफ है ना, मेरे को इमेजिन कीजिए ना, मेरे को देखिए, ठीक है। अब बोल रहा है आगे, सुई की ओर करके तार के समांतर प्रवाहित धारा की जाए। समांतर देखिए दो धारा पढ़ते हैं भाई हम लोग, पहला पढ़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम, पॉइंट आउट कीजिए, पहला पढ़ते हैं श्रेणी क्रम, दूसरा पढ़ते हैं भाई समांतर क्रम। अधिक के लिए श्रेणी क्रम, कम के लिए समांतर क्रम। अधिक के लिए श्रेणी क्रम, कम के लिए समांतर क्रम। कम के लिए कौन? समांतर क्रम। अधिक के लिए कौन? श्रेणी क्रम। क्लियर? चलिए अब बोल रहा है कि समांतर प्रवाहित धारा की, समांतर प्रवाहित धारा की, इस तरीके से हम लोग समांतर धारा प्रवाहित कर दिए। 1 2 3 4 5, R1 R2 R3 R4 R5। चलिए समांतर धारा प्रवाहित की दिशा में तैर रहा है ना, दिशा में जरूर तैरेगा। अगर प्रवाहित करेंगे धारा तो धारा तो तैरने का काम ही करेगा ना। तैरने का मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वह फैल रहा है। धारा जैसे विद्युत, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, स्विच ऑन करते हो धारा तुरंत फैल जाती है ना, कमरे की चारों तरफ जहाँ पर आपको वायरिंग हुआ रहता है हर एक तरफ फैल जाती है ना, ठीक है। तो वह कमरे के अंतर्गत में क्या कर रही है, वहाँ पर तैरने का वर्ड यूज किया गया है, मतलब फैलने का है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है तो चुंबकीय सुई का, अब चुंबकीय सुई का जैसे मैं यहाँ पकड़ा था, देखिए इस तरीके से ना, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है। देखिए बाएं हाथ की तरफ विक्षेपित जरूर होगा। देखिए अब मैं मुड़ रहा हूँ, देखो यहाँ से मुड़ने का काम कर रहा हूँ, ये देखो ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो विक्षेपित हुआ तो ये तो मेरा बाएं तरफ है ना, तो बाएं ही तरफ तो हो जाएगा ना। अगर दाएं तरफ रहता तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में विक्षेपित होता, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, RHS जिसको बोलते हैं,
दक्षिण पक्ष बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। ये आपका बायां पक्ष है, LHS बोलते हैं, वाम पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो बाएं हाथ की ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसको आप लोग आज जब इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद एक प्रैक्टिकल अपने घर में कीजिएगा सभी, ठीक है। हालांकि आप लोगों को स्कूल कैंपस में तो इसको प्रैक्टिकल के रूप में कराएंगे ही, ठीक है। अगर वो लोग नहीं भी कराते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात एक कल्पना अपना कीजिएगा। कोई भी अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, अपने जो भी दोस्त है, भाई बहन है या मित्र सहेली दोस्त यार जो भी रहेंगे, उनके साथ ये प्रैक्टिकल को कीजिएगा। अपने दैनिक जीवन में बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर उस प्रैक्टिकल को आप करते हो तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा आपको एक कल्पना कर लोगे, और जब भी आपका एग्जाम में जो भी फिजिक्स का वाइवा का क्वेश्चन होता है इसी से रिलेटेड होता है। अगर इसको आप लोग प्रैक्टिकल के बेस पे करते हैं तो आपका वाइवा भी क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आपका बन जाएगा, क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से जो आपका वाइवा होता है इसी के क्वेश्चन के बेस पे बनता है। जो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से एक प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर एम्पियर का परिपथीय नियम या बायो-सेवर्ट का नियम या ओस्टेट के प्रयोग तीनों में से एक आता है, ठीक है। तो तीनों में से एक आएगा तो एम्पियर का परिपथीय नियम से आएगा, ठीक है। यह तो ओस्टेट के प्रयोग से आएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से आएगा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आपके 30 मार्क्स जो आपको प्राप्त करना है, ये आपका जो एग्जाम होता है भाई 70 और 30 का होता है। 70 आपका थ्योरी है भाई और 30 आपका प्रैक्टिकल है। तो देखिए, अगर एम्पियर का परिपथीय नियम आपका प्रैक्टिकल में नहीं आया तो थ्योरी में आया तो फिर भी तो मार्क्स आपको मिलेगा, थ्योरी में नहीं आया तो प्रैक्टिकल में तो आएगा ही, तो इसमें मार्क्स मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मार्क्स देकर ही जाएगा आपका एम्पियर भाई साहब। इसलिए एम्पियर भाई साहब की बातचीत को सुन लो अच्छे से, ठीक।